चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम इस सेशन की शुरुआत कर पाएँ और आज की इस क्लास को बिल्कुल शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम आप सभी को इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जिस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हिंदी में बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। दो चर वाले, अभी तक तो हमने एक चर वाला पढ़ा था, एक वेरिएबल वाला, लेकिन अब इसमें टू वेरिएबल होने वाले हैं। सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। फटाफट अंदाज में बताओ, मेरी आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रही है ना आपके पास तक? शगुन, शोभित, नायरा, मयंक, नूर, अजमी, सोनिया, आप सभी का वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स सब क्लियर है ना? दानिया, आयुष, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस सेशन में। अंशिका, शोभित, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त भाई। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो आइए दोस्त, इसी लाइन के माध्यम से हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर गया दीपू, हकीम, राहुल, अ, दानिया, आयुष, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। आप सभी स्टूडेंट्स आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं थोड़ी सी बातें आपकी स्क्रीन पर कुछ बता देता हूं। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। पेयर का मतलब होता है दो, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और ऑफ का मतलब होता है का, लीनियर का मतलब होता है रैखिक, सीधा, और इक्वेशंस का मतलब होता है समीकरण, और इनका मतलब होता है में, और टू का मतलब होता है दो, और वेरिएबल्स का मतलब होता है, वेरिएबल मतलब चर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। बहुत आसान तरीके से इसको आज हम समझने वाले हैं। तो फटाफट अंदाज में एक स्लाइड को ऐड करते हुए आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं क्या, मैं इसको पहले हिंदी में लिख देता हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आई बात समझ? बहुत ही बढ़िया सर। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स लगातार क्लास में बने रहेंगे और सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो इसमें समीकरण होगी, दो समीकरण। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहां पर x प्लस वाई इजिकल्स टू, आपका यहाँ पर टू कोई इक्वेशंस दी हुई है ना? तो इसका मतलब, और दूसरी इक्वेशंस दी हुई है हमें इस तरीके से, x माइनस के वाई इजिकल्स टू 3। तो क्या आप इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एल्जेब्रिक, या फिर आपको ग्राफिकली। या तो ग्राफिकली यानी ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करेंगे, या फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिक। लेकिन दोस्तों, एल्जेब्रिक भी तीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तीन तरीके से कैसे सर? उसमें मेथड होते हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है, एक एक आपका विलोपन विधि होता है, विलुप्त करने के बाद में एक्स और वाई के मान को फाइंड करना। तो किस तरीके से हम इन तीनों मेथड को समझेंगे और ग्राफिकली को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, है ना?
मुस्कान, वेलकम है आपका इस सेशन में। तो सबसे पहला स्टेप ये आपका दो समीकरण हो गए। इतना आप मोटा मोटा समझिएगा कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि दो इक्वेशंस हैं और उसमें दो ही चर हैं, उसमें दो ही वेरिएबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक्स ये रहा और एक वाई ये रहा, है ना। और ठीक सच मतलब ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, वही वेरिएबल आपके दूसरे इक्वेशंस में होंगे। तभी तो हम यहाँ से एक्स और वाई के मान को फाइंड कर सकते हैं। एक्स इजिकल्स टू क्या और वाई इजिकल्स टू क्या, वाई इजिकल्स टू क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये सारी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए दोस्त चलते हैं अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें की ओर। देखिए इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 2। इसका मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, यानी इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, है ना। और इसका मतलब भी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो कभी होता है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो वो किसी पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है। इंटरसेप्ट किसी पॉइंट पर उसको प्रतिच्छेद करती है। और अगर वो किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक सॉल्यूशन है, इसका अद्वितीय हल है। इसका हल यानी यहां से हम एक्स और वाई के मान को फाइंड कर सकते हैं इजीली। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, दूसरी सिचुएशन यहां पर कुछ इस प्रकार होती है। जैसे आपने देखा होगा क्या, ट्रेन की पटरी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और जब भी वो पैरेलल होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। हल तभी होगा जब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों या एक दूसरे के ऊपर भी हो। तीसरी सिचुएशन क्या होगी, तीसरी सिचुएशन यानी तीसरा जो आपका हो जाएगा इस तरीके से, एक अगर ये हमारा नजर आ रहा है एक लाइन, तो इसके ऊपर मतलब दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसके ऊपर होगी। इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें तीन मेथड है। एक तो यहाँ पर जिसमें हमारा एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस तरीके से यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं इसका, कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। और तीसरा वाला यानी इसके एक से ज्यादा कई सारे हल हो सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो इस बात को मोटी मोटी बात समझ गए ना आप। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब टच नहीं करती हैं और ना कभी करेंगी तो ऐसी इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, कोई इसका हल नहीं होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनेक सॉल्यूशन होंगे। स्नेहा, कृष्मा, क्या इन तीनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। सो फटाफट अंदाज में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों की ओर मुतवज्जे हो जाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं अपनी, अगर मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो 10th क्लास वाले सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, वो 3.1 को नहीं देखेंगे अभी। अगर उनकी उस बुक में अपडेट जो बुक आई है, अगर ये चीज़ दी हुई है तो ठीक है, और नहीं दी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें होगा क्या कि 3.1 की नज़र आप जब देखेंगे और यूपी बोर्ड वाले 3.2 देखेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले, और जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो 3.1 ही देखेंगे। क्योंकि एक एक्सरसाइज यहां से काटी गई है सीबीएसई बोर्ड में, बट यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं किया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम मेथड देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, किस तरीके से होता है, स्टेप देखेंगे। सारी बातें मैं इस वाली वीडियोस में करने वाला हूं, इस वाले सेशन में करने वाला हूं आपसे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कह रहा है पेयर ऑफ लाइंस, और जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है रेखा युक्त, कि अगर हमें दो लाइनें दी हुई हैं, और मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल उनको बोलते हैं जिनकी मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 होती है, जिन चरों की, जिन वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो जरा सच बताओ कि जैसे कि मैंने आपको आपके स्क्रीन पर लिख के दिखाए हैं, क्या इन चरों की, क्या इन वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 नहीं है? कि इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो सर 1 होती है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो सर 1 होती है। कितना तो आसान है यार, कितना तो आसान चैप्टर कर दूंगा इसको, आप निश्चिंत रहो। तो यहाँ पर अगर पहली वाली स्थिति आप देखेंगे कि A1/A2 और B1/B2, C1/C2, और यहाँ पर अनुपातों की तुलना है, यानी कंपेयर द रेशियो, ये ग्राफ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से आपका A1/A2 1/3 आ गया, है ना। A1 और A2 क्या है, A1 और A2 बताता हूँ वो क्या है, इधर की ओर चलता हूँ। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि AX प्लस के BY और प्लस के C, ये क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू एक 0। ये एक इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये एक इसका व्यापक समीकरण होता है।
आई होप ये बात आप जानते होंगे। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट होता है, वाई का गुणांक होता है। तो इसी प्रकार अगर हम और दूसरी इक्वेशन इस तरीके से ए टू एक्स और प्लस के बी टू वाई और प्लस के सी टू इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यह है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इस तरीके से और c1 अपॉन c2 ये रहा। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा, चूंकि ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये रही दोनों इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो a1 अपॉन a2 का मान 1/3, तो 1/3 आपका आ गया इज इक्वल्स टू, और माइनस के 2/4, जब मैं इसको काटता हूं तो यहाँ पर माइनस के 1/2 यानी 1/3 तो अपनी जगह इज इक्वल्स टू माइनस के 1/2। क्या देखा हमने, ये दोनों एक दूसरे में बराबर है ही नहीं है। क्या होगा इस स्थिति में, अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है। इसका क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या इसको, और इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइनें जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करेंगी। इस बात को भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट और आपको बतानी है ताकि बातें आपके एकदम समझ में आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चंस में हो, ताकि मैं कंसेप्ट को पहले क्लियर करता हो चलूं। और आई होप हर्षिता, नूर अजमी, शोभित, स्नेहा, अंशिका और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, है ना। सेकंड वाला इसमें क्या है, मैंने 3 स्थिति बताई ना, पहली वाली तो क्लियर हो चुकी है, जब वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब दूसरा वाला जब आप देखेंगे 2x प्लस 3y, ये आपका दो इक्वेशंस दी हुई है। यहां से a1 अपॉन a2 का मान ये आ गया, और b1 अपॉन b2 का मान ये आ गया, और c1 अपॉन c2 का मान ये आ गया। हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 और इज इक्वल्स टू आपका माइनस के 9/18, है ना। तो क्या देखा, 2 दूनी 4 यानी 1/2 और इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6 यानी 1/2, और इस तरीके से माइनस के 18 है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18, तो 1/2। क्या मतलब हुआ कि सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों कांस्टेंट आपस में, इन तीनों कांस्टेंट के इन तीनों अचर के रेशियो, इन तीनों अचर के अनुपात बराबर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि इसके इनफाइनाइटली अनंत तलक इसके हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्या कहेंगे कि ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी एक से बहुत ज्यादा इसका सॉल्यूशन होंगे। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इस स्थिति में क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ी होती है, इस तरीके से। आई बात समझ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। इनफाइनाइट, बिल्कुल सही कहा नूर अज़मी ने। सुरेंद्र, आपका वेलकम है इस सेशन में। और तीसरी स्थिति आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं, जैसे कि इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ में परफेक्टली तरीके से आती हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाली तीसरी स्टेप भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, है ना। इसमें देखिए, दो इसमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं सर, इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें दो बराबर के निशान लगे हुए होते हैं। इस तरीके से निशान लगा हुआ होता है, तभी तो इक्वल मानते हैं कि ये जो है, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। अगर हम ये इक्वल का निशान, इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं, तो इसी को हम इक्वेशंस बोलते हैं। अगर हम इसको नहीं लगाते हैं ना, तो ये फिर इक्वेशन नहीं होगी। फिर क्या होगा सर, फिर ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसा पॉलिनोमियल, एक ये मोनोमियल्स हो जाएगा, नहीं एक लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, रेखिक बहुपद, है ना। तो शायद मैंने इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाली लाइव क्लासेस में आपको पॉलिनोमियल्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया था। मैं आशा करता हूं कि आप लगातार क्लास में आ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, है ना। गुड इवनिंग। तो तीसरा स्टेप क्या है सर, कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पर क्या गौर किया, हमने लेंस से देखा और इसमें ये गौर किया कि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, मतलब चर जो है, जो हमारे वेरिएबल हैं वो बराबर हैं। मतलब x यहाँ पर है तो x यहाँ पर, कोई अगर यहाँ पर x और यहाँ पर u भी है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये एक
टू मतलब ये एक जोड़ा नहीं है इक्वेशंस का, एक जोड़ा नहीं है, एक पेयर नहीं है, इसको पेयर इक्वेशंस नहीं बोलेंगे। फिर इसको बोलेंगे एक ये रेखिक, एक लीनियर, यानी एक ही इसकी समीकरण है। तो इस स्थिति में दोनों जो इक्वेशंस नजर आ रही है इसमें वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है, 0 इस तरीके से। तो अब क्या मतलब हो कि a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान 2/4, c1/c2 का मान -4/-2। देखते हैं जरा इसको भी कि 1/2 इजिकल्स टू 2/4 इजिकल्स टू -4/12। देखते हैं जरा सर, इसको 1/2 आ जाएगा और 2 दूनी 4 इजिकल्स टू 1/2 आ जाएगा। इस माइनस से माइनस के अंदर 4 तिया 12 यानी इजिकल्स टू इज नॉट इक्वल टू 1/3, चूंकि 1 यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे आपको बताया एक ट्रेन की पटरी की तरह, कि ट्रेन की पटरी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, और अगर कट जाएंगी तो वे क्या हो जाएगी, टकरा जाएंगी आपस में। तो एक बड़ा सा शोर हो जाएगा, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, इंसिडेंट हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, यहां तक बात समझे कि पैरेलल लाइंस होगी, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, कोई इसका हल नहीं होता। जब वो मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे पर तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट में दिखाया भी गया है कि इंटरसेक्टिंग देन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशंस में इसका ये एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। एक इसका हल होता है ना। और इस स्थिति में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए परिमित रूप से, ए परिमित लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखने की जरूरत नहीं है, ए परिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई होप बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। सर इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है, बट आप बोर्ड में हैं इसलिए हिंदी समझाएं ज्यादा बेटर होगा। इट्स कॉल्ड पैरेलल लाइंस, इट्स कॉल्ड पैरेलल लाइन। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई बात नहीं बेटा, बातें समझ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या होते हैं, थोड़े से स्मार्ट होते हैं। मैं इसको बुरा नहीं कर रहा हूँ यूपी बोर्ड को, मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, समझदार होते हैं। और जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं थोड़ा सा उनको हिंदी बतानी ही पड़ती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर इंग्लिश में बात करूँगा, इंग्लिश में बताऊँगा तो उनके समझ में नहीं आएगा, वो निराश होकर के क्लास को छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना है ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, है ना। सो ये बातें आपको समझ आ गई ना कि प्रतिच्छेद कब करती है, यानी इंटरसेक्टिंग, और कब वो इनफाइनाइटली उसके सॉल्यूशन होते हैं, यानी वो एक क्या होती है, पैरेलल लाइन कब होती है, कौन सी डेंट लाइंस कब होती है, जिसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसको हिंदी में संपाती रेखाएं बोलते हैं, जब वो एक दूसरे के ऊपर होती है। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चंस की और पहला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। इंग्लिश वाले प्लीज करके माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि हमारी जो बुक अपडेट आई है, अपडेट बुक जो है उसमें 3.1 को हटा ही दिया गया है। यानी जो यूपी बोर्ड वाले हैं उसमें तो दिया गया है, उसमें नहीं हटाया गया, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड में इस वाली एक्सरसाइज को 3.1 को हटा दिया गया है। अगर आप पुरानी वाली बुक देखेंगे तो शायद उसमें दिया गया है ना। तो आइए पढ़ते हैं इसमें एक्सरसाइज 3.1 कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब समझता है इंग्लिश वाले कि आफताब है वो अपनी बेटी से ये कहता है, अपनी बेटी से ये कहता है कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का, कि अगर तुम एक्स हो तो मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7th बाई का था। इस तरीके से अभी बात आएगी, सारी बातें निश्चिंत रहिएगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं भाई, जब आप हाशिम सर से पढ़ते हैं तो टेंशन नहीं लेनी है ना। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब वो ये कहता है आफताब कि अब से 3 साल, ठीक बात, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आयु कहते हैं किसको, एज को बोलते हैं,
ठीक है, उम्र को बोलते हैं। क्या ये मनोरंजन है? क्या ये मनोरंजन है? हाँ सर, ये एक मनोरंजन है। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान वे में, बहुत इजी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो प्लीज करके सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इस बात को। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है इन वाले क्वेश्चनों में, हमें एक्स और वाई के मान तो इसमें फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर इसको एल्जेब्रिक रूप में लेकर आना है और उसके बाद में इसको ग्राफिकली हमें व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मानना होता है, हमें नहीं पता कि उसकी आफताब की प्रेजेंट आयु क्या है, यानी उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, हमें नहीं पता, ना उसकी बेटी की पता प्रेजेंट एज कितनी है। मान लेते हैं कि लेट द present present age of आफ्ताब, यानी इसको क्या कहेंगे हिंदी में भाई बताओ, कि आफ्ताब की वर्तमान आयु इजिकल्स टू कितनी है, इजिकल्स टू मान लेते हैं एक्स ईयर है ना। प्लीज करके समझेंगे हिंदी वाले भी कि आफ्ताब की मान लो कि प्रेजेंट यानी उसकी वर्तमान आयु आफ्ताब की एक्स वर्ष है ना, और उसके बाद में यहां पर कि और उसकी पुत्री की यानी प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर DOUGHTER इजिकल्स टू वाई वर्ष है, वाई ईयर है। इतना तो सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे, जो हिंदी वाले होंगे वो इजीली समझ जाएंगे। अब वो देखो क्या कहता है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये रहा देखो 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले। तो आपको यहां पे लिखना है 7 वर्ष पहले, 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब, 7 year ago, 7 year ago एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब यानी 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, एज ऑफ आफ्ताब। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं बता तो रहा हूं बेटा, अगर आप कॉपी लेकर बैठोगे ना, मैं बता तो रहा हूं हिंदी में कि वर्तमान आयु आफ्ताब की मान लेते हैं कि माना वर्तमान आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, माना कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। इतना तो हिंदी मीडियम वाले लिख ही सकते हैं यार, इतना तो वो जानते हैं, इतना तो स्मार्ट होते भी हैं, इतना भी उनको कमजोर मत समझो भाई। कैसी बात करती है नूर अज़मी आप, कि 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब यानी 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट कितनी है एक्स, 7 साल पहले कितनी होगी एक्स माइनस 7 ईयर, एक्स माइनस 7 ईयर। आई बात समझ। उसके बाद में आप यहां लिखेंगे 7 years ago एज ऑफ हिज डॉटर, 7 year ago एज ऑफ हिज डॉटर। सात साल पहले उसकी पुत्री की आयु इजिकल्स टू, क्योंकि पुत्री की जो है उसकी जो डॉटर की प्रेजेंट जो उसकी एज है वो वाई है, 7 साल पहले कितनी होगी वाई माइनस 7 होगी। इतना तो आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। अब वो कहने का मतलब क्या है कि 7 साल पहले मैं तुमसे कौन कह रहा है, अपनी बेटी से कह रहा है, कौन कह रहा है उसका यानी क्या नाम उसका, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आइए जरा देखते हैं इस वाली रिलेशन को कि x माइनस 7 और इजिकल्स टू आपका ये y माइनस 7। देखिए यहां पर समझने वाली चीज ये है, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में गलती करते हैं कि हाँ कि यहां पर 7 गुनी दिया हुआ है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब जो है वो 7 गुनी आयु का था। तो करते क्या है स्टूडेंट के 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर,
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 7 से मल्टीप्लाई यहां पर होगी। क्यों सर? क्योंकि 7 वर्ष पहले तो आफताब ऑलरेडी पहले ही 7 गुनी का है, क्योंकि ये तो 7 वर्ष पहले 7 गुनी का है पहले ऑलरेडी। बराबर करने के लिए, क्योंकि हमने बराबर का निशान लगाया है, इसको करने के लिए हमें यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इस बात को मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस के 7 सत्ते 49, इस तरीके से आपका आ जाए। और यहाँ पर 7y को इधर लेकर आएंगे तो x माइनस के 7y इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 49 और प्लस के 7, तो यहाँ पर ये आपका x माइनस के 7y इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा? यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के 42। इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। दो इक्वेशन बनानी, दो इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो यहां पर लिखेंगे क्या? एक स्लाइड को ऐड करता हुआ मैं लिखता हूं जरा यहां पर कि 3 ईयर आफ्टर एज ऑफ आफ्ताब, 3 ईयर आफ्टर एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब। हिंदी वाले लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। अब मुझे पता है कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट उसकी एज है, वो x है। तो बताओ 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? सर यहाँ पर 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद है तो प्लस किया, और 7 वर्ष पहले था तो माइनस किया था। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स आई होप आप समझ रहे होंगे, यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से YEAR आ जाएगा। और यहां पर लिखेंगे कि इस तरीके से 3 ईयर आफ्टर एज ऑफ डॉटर, 3 ईयर आफ्टर एज ऑफ हिज डॉटर, इज इक्वल्स टू, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, प्रेजेंट कितनी है उसकी? y है, तो y प्लस 3 हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ? y प्लस 3 ईयर। तो इतना तो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब क्या है? अब दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल क्यों रखेंगे? आइए रखते हैं इक्वल x। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि 7 वर्ष बाद आफ्ताब की, यानी 7 वर्ष बाद पुत्री की आयु, सॉरी 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु x प्लस 3 और इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर y प्लस 3। जरा समझेंगे इस बात को प्लीज करके। इस वाले मैं सेंटेंस पे चलता हूं और बताता हूं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, बात हो रही है 3 गुनी की। इस वाले वर्ड को पकड़ो, 3 गुनी की, कि मैं तुमसे, यानी आफ्ताब जो है वो 3 गुना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भाई, ये तो ऑलरेडी 3 गुना है ही पहले से, लेकिन बराबर करने के लिए आपको यहां से इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होती है। आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस के आपका 9 है। x इस तरीके 3y को लेफ्ट साइड, तो माइनस के 3y इज इक्वल्स टू आपका 9 माइनस इधर जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आपका x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 कितना होगा बेटा? यहाँ पर आपका बचेगा कितना? 6 बचेगा। इक्वेशंस आ जाएगी यहाँ पर आपकी सेकंड। दोनों इक्वेशंस आपकी फाइंड हो चुकी है। अब क्या करना है सर? अब तो बहुत ही आसान है। अब तो सर हर समीकरण से, हर इक्वेशन से 2 पॉइंट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे जरा आइए उसको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ इजीली आ जाए, है ना। सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशंस को इधर साइड में लिखता हूं, इधर साइड लिखता हूं। क्या इक्वेशन ये? x माइनस 7y इजिकल्स टू माइनस के 42, x माइनस के 7y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? माइनस के 42। अब मुझे यहाँ पर पहले एक बॉक्स बनाना है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर एक बॉक्स बना लूंगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। सर ये बॉक्स तो बना लिया, इसके अंदर लिखना क्या है? इसके अंदर लिखना ये है कि एक बॉक्स में तो लिखेंगे आप x और एक में लिखेंगे y, और एक डंडा और खींच लेंगे, तो इसमें हम 6 खाने बना लेंगे, जिसमें एक में x और एक में y। अब क्या करना है सर?
अगर मैं यहाँ पर, चूंकि मुझे यहाँ पर x और y के पॉइंट निकालने हैं कि x की वैल्यू, x के यानी x का मान कितना है और y का मान कितना है, ये हम कैसे निकालते हैं। चाहे आपकी, देखिए यहाँ पर होता क्या है, स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह अगर मैं 0 रख दूं, यहाँ पर x की जगह क्या रखा गया है भाई, हाँ, अगर मैं x की जगह 7 रख दूं, x की जगह अगर मैं 7 रख दूं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, आइए देखता है, -7y = 7 रखा ना, उधर जाएगा तो -42 और -7 कितना हो जाएगा, -49, -7y = -49, इससे ये कैंसिल, 7 7 49, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 7 आ जाएगा। इतनी बात समझे, यानी y का मान 7 आ जाएगा। और अगर मैं y की जगह 6 रख दूं इस वाली इक्वेशंस में, अगर y की जगह 6 रख दूं तो 7 छंग 42, तो चूंकि 42 हो जाएगा और ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर x का मान 0 आ जाएगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होना चाहिए। ऋषभ, वेलकम आपका इस सेशन। तो इस वाली इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट निकाली, एक तो हमारा 7,7 और दूसरा पॉइंट क्या निकला 0,6 है ना। और इस वाले पे आइए, ठीक इसी प्रकार सच दैट आप इस तरीके से एक में x और इस तरीके से आप एक में y बनाएंगे और 6 खाने बना देंगे, जिसमें से एक में x में y। अब क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 6 रख दूं, इसकी जगह x की जगह 6 रख दूं, तो 6 उधर जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y जब 0 के -3 डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी y का मान 0 यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर -2 रखूँ, y की जगह -2 रखता हूँ, -2, तो 2 3 6 यानी प्लस के 6 हो जाएगा। जब मैं यहां पर इसकी जगह क्या रखूंगा, -2 रखूंगा, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6, प्लस के 6 जब उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा, तो इसका मतलब x का मान 0 रहेगा। यानी यहां से जो पॉइंट निकले वो 0 6,0 और इस तरीके से 0, -2 आई बात समझ, आगे बात समझ। बहुत ही जबरदस्त भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, अब तो बहुत आसान है भाई, अब तो बहुत ज़्यादा इजी है। सर कैसे, एक स्लाइड को ऐड करते हैं और बड़ा सा ज़रा एक बनाते हैं हम ग्राफ। एक बड़ा सा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता हूं और ज़रा देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स अपनी निगाहों को एकदम स्ट्रेट रख करके स्क्रीन पर। मैंने आपके सामने कुछ इतनी बड़ी ये बना दी, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं इक्वल करता हूं। ठीक है, और इस तरीके से मैं इन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये तो जानते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अरे हाँ सर, ये तो बहुत पहले से जानते हैं हम। उसके बाद में ये हमारा पॉइंट 1, ये पॉइंट इस तरीके से 1 पॉइंट है और ये पॉइंट 2 हो जाएगा, और इस तरीके से इस पॉइंट को आप 3 मान लेंगे और इस पॉइंट को आप इस तरीके से 4 मान लेंगे और इस पॉइंट को आप इस तरीके से 5 मान लोगे और इस पॉइंट को आप इस तरीके से 6 मान लोगे। आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करता हूँ ताकि दिक्कत वाली बात ना हो। 7 तक ही लेते हैं, 7 तक पॉइंट देते हैं, ये 7 पॉइंट है ना। ठीक इसी प्रकार इस वाले पॉइंट को आप 1 और इस वाले पॉइंट को आप 2 और इस वाले पॉइंट को आप 3 और इस वाले पॉइंट को आप 4 और इस वाले पॉइंट को आप 5 और इस वाले पॉइंट को आप 6, इस तरीके से थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करूँ और तो इस वाले पॉइंट को आप 7 मान लेंगे, है ना। अब ठीक इसी प्रकार ये तो बात जानते हैं आपके, इधर को प्लस में, ऊपर को प्लस में, नीचे को माइनस में, लेफ्ट को माइनस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब खींचता हूँ ये आपका -1 और ये आपका -2 और ये आपका -3 और ये आपका -4 और ये आपका -5 और इस तरीके से आपका ये लास्ट वाला और नीचे की ओर बढ़ाता हूँ, ये -6 इस तरीके से और ये इस तरीके से -7। ये बात आपको समझ आ रही होगी इजीली। ये -1 और ये -2 और ये आपके 3 और ये आपके 4 और ये आपके 5 और इस तरीके से ये -6 और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हुआ और यहाँ पर जाता हूँ -7, ये आ गया बस। अब जब हमने ग्राफ बना लिया तो अब क्या करना है सर, अरे पॉइंट बहुत आसान है सर। पॉइंट क्या है ज़रा देखते हैं। पहले हम इन दोनों पॉइंटों से, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट निकले हैं
तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी सर? आसान है, 6,0। 6,0 का मतलब क्या होता है? 6,0 इसका मतलब ये होता है कि 6 जो होता है वो तो x का मान होता है, y जो होता है 0 जो होता है वो y का मान होता है, ये x का मान, ये y का मान। तो x और y, x और y, x का है सर, x ये रहा, और y कहाँ सर? y ऊपर की ओर है। इसका मतलब जो 6 चलेंगे वो x एक्सिस पे चलेंगे, यानी जब हम इस x एक्सिस पे 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया पॉइंट। दूसरे वाले पेन से इस पॉइंट को निशान लगाता हूं अब, और जरा देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, मैंने निशान लगा दिया एक मोटा सा, आप समझ रहे होंगे आई होप। अब बात आती है सर जीरो कहां पर है? अरे वाई पर जीरो चलेंगे? कुछ नहीं चलेंगे वाई पर, बस केवल आपका 6,0 ये पॉइंट है खुद, 6,0। 6 चलेंगे ऐसे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस चलेंगे जीरो, क्योंकि जीरो तो जीरो है। इस वाले पॉइंट का नाम क्या होता है सर? 0,0, यानी इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। दूसरा पॉइंट क्या है सर? देखते हैं जरा। 2 0, -2, 0, -2, 0, -2 सर कहां पर है? जरा दिखाओ इसको भी। जीरो तो चलेंगे यहीं पर, यानी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे -2 चलेंगे, ऊपर नहीं, ऊपर तो प्लस में, माइनस में चलेंगे नीचे की ओर। तो 1 और 2, यानी ये रहा आपका पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगी स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं थोड़ा सा टाइम तो लूंगा, लेकिन बेटा आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं चाहता हूं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना। आपने लाइन बना दी। अब दूसरे वाले पॉइंट की ओर चलते हैं कि यहाँ पर 7,7 है, तो आइए मैं 7,7 की ओर चलता हूँ। 7,7 यानी x भी 7 और y भी 7, तो x एक्सिस ये रहा 7 और y एक्सिस ये रहा 7, ये रहा 7। तो इसका मतलब ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट 7,7 क्या है? 7,7 है, क्योंकि हम 7 चले x एक्सिस पे, 7 चले y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हमारा आ गया। दूसरा पॉइंट कहाँ है सर? दूसरा पॉइंट हमारा 0,6 है। तो 0,6 कहां पर चलता है? 0,6 देखते हैं जरा 0,6 किधर है। 0 चलेंगे यानी x एक्सिस पे, यानी यहीं इसी पॉइंट पर, और 6 चलेंगे y एक्सिस पर, यानी ऊपर की ओर इस तरीके से। तो सर ये रहा आपका 0,6। तो इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से जब मैं इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाता हूं, तो मुझे जरा बताओ क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? तो आपका जवाब आएगा सर नहीं है पैरेलल, क्योंकि जब हम इसको पीछे हटाते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो कुछ इस तरीके से ये जा रही है आपकी इस तरीके से, और एक जा रही है आपकी इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं पीछे जब हटेंगे ना इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेप्ट आपकी कर जाएगी इस तरीके से। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं कि जब एक दूसरे को दो लाइन इंटरसेप्ट कर जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? कि वही पॉइंट हमारा आंसर होता है। इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, जैसे कि आपने बताया यहां पर। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना हमें। अर्पित, नेहा, कमलेश, प्रीति, अभय, इन सभी का वेलकम इस सेशन में। अब मुझे इनको आगे सॉल्व नहीं करना, बस इतना दिखाना था आपका आंसर सही, क्योंकि वो हमसे ये कह रहा है क्या कि इस स्थिति को बीज गणितीय यानी ग्राफिकली एवं ग्राफों रूपों में व्यक्त कीजिएगा। इसको हमें एल्जेब्रिक, बीज गणित मतलब एल्जेब्रिक हमने दिखा दिया हमने, ये रहा है ना एल्जेब्रिक, और इसको हमें ग्राफिकली, ग्राफीय रूप में, तो वो भी हमने आगे की ओर करा। सिर्फ 2 आंसर देने थे तो हम दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर अगर मैं देखता हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी हुई हैं। जरा मुझे बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज करके अभी पूछ लेना, वरना मैं आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वाले सेशन में तो आपका वैसे ही सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने इससे पहले एक बहुपद वाला चैप्टर्स पढ़ा है, जिसमें सर आपने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपकी क्लियर की थी, है ना। तो आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चंस की और अब मैं चलता हूं, और जरा मुझे आप सभी स्टूडेंट्स देख करके बताएंगे। हाँ, इसमें क्या कह रहा है हमसे? इसमें वो ऑल क्लियर है, वेरी गुड स्टूडेंट।
देखिए इसमें कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, 3900 रुपये में, एक क्रिकेट की एक टीम है, उसके किसने, कप्तान ने, कैप्टन ने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। बाद की बात कर रहा है अभी वो, कि उसने बाद में एक तो बल्ला खरीदा और 3 उसी प्रकार की गेंदें खरीदी, उसी प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो होते हैं समान होते हैं, वो अभी बात समझ आएगी आपको। इस स्थिति को बीजगणितीय एल्जेब्रिक रूप में तथा ज्यामितीय रूपों में, यानी ग्राफिकली इसको हमें प्रदर्शित करना है, इसको हमें दिखाना है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर मानना होता है कि माना लेट द, क्योंकि हमें यहां पर बल्ले की कॉस्ट नहीं पता कि बल्ले की कॉस्ट कितनी है, तो मान लेते हैं कि द कॉस्ट लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेड इज इक्वल टू कितने मान लेते हैं इसको, x रुपए मान लेते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो प्राइस है किसी एक बल्ले की, जो इस बल्ले के बारे में बात हो रही है, 3 बल्ले 6 गेंद है, तो हमें बल्ले की कॉस्ट नहीं पता एक बल्ले की, तो हमने मान ली कि एक बल्ले की जो आपके प्राइस है, जो आपके कॉस्ट है, वो उसको x रुपये मान लिया है ना, x रुपये। और ठीक इसी प्रकार द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपये y, इसको मैंने y मान लिया। इतनी बात तो आप सभी स्टूडेंट्स समझ ही रहे होंगे। अब चूंकि यहां पर वो ये कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और बल्ले की जो हमने, एक बल्ले की जो हमने कीमत मानी है कितनी, x रुपये मानी है, कि द कॉस्ट ऑफ वन बेड, तो कितने बल्ले हैं सर, 3 बल्ले हैं, तो चूंकि 3 बल्ले की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक की x है तो 3 की कितनी होगी भाई, एक की तो x है तो 3 की 3x ना हो जाएगी, हाँ सर 3x हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये 3x आ जाए। आगे की ओर कह रहा है कि 6 गेंदें और गेंद की जो एक गेंद की जो आपकी प्राइस है, कॉस्ट है, कितने y रुपए है, ठीक है। तो चूंकि 6 गेंद की बात हो रही है, 6 गेंद की, तो 6 से इस y की मल्टीप्लाई करा के 6 बॉल की हम कीमत को यहाँ पर 6y इस तरीके से आपका रहेगा। कितने में खरीदी, प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला करके जो आपके पैसे खर्च हुए वो 3900 रुपये हुए। किसी को डाउट वाली बात तो नहीं है ना, यस एंड नो, जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। नहीं सर, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, आपकी पहली उलझन दूर हो चुकी है, दूसरी उलझन की ओर मुतवज्जे होते हैं, अग्रसर होते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तो उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। बाद में उसने एक तो बल्ला खरीदा है ना, तो चूंकि बल्ले की कॉस्ट क्या है, एक बल्ले की x है, तो एक तो उसने बल्ला खरीदा प्लस और उसी प्रकार की 3 गेंदें, और एक गेंद की जो प्राइस है वो y रुपए है, तो y से 3 की मल्टीप्लाई ना करा देंगे, हाँ सर, तो 3 की y से मल्टीप्लाई कराने के बाद 3y हो जाएगा, इजिकल्स टू आपका ये 1300 आ जाएगा। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना, यस एंड नो। तो 2 इक्वेशंस बन गई, दोनों उलझने दूर हो गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा अभी आपका, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहली वाली इक्वेशन से क्या काम करते हैं, 2 पॉइंट निकालते हैं, 2 पॉइंट निकालते हैं। तो आइए दोस्त, एक बॉक्स यहाँ पर मैं आपके सामने इस तरीके से पहले इस इक्वेशंस को लिखता हूँ, 3x + के 6y और इजिकल्स टू 3900, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये x और ये हमारा y है ना, समझ गए आप बात को या नहीं। देखिए हमें क्या काम करना है, जैसे कि यहाँ पर जो इसका इस तरीके से 1300 3900 बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे इस बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर 100 आ रहा है तो कोई 1500 आ रहा है, ऐसा नहीं कि अगर कोई 100 आ रहा है तो कोई 200 आना चाहिए, कोई सा पॉइंट 100 है तो कोई सा 200 आना चाहिए,
कोई 300, कोई 400, 500, 600 तक भी चल जाएगा। तो इस स्थिति को हम जब ग्राफ पे दिखाएंगे तो पॉइंट का नाम क्या होगा, 100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से उस ग्राफ को भी हम बनाएंगे। आसान तरीका है, आसान कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो, देखते रहो बस। कि जब मैं x का मान 0 रखता हूं, जब मैं इस वाले x का मान 100 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 300, और 300 को उधर साइड लेकर जाता हूं तो 3900 में से 300 को हटा देता है, माइनस कर देते हैं। जब मैं 3900 में से इस 300 को हटाता हूं, माइनस करता हूं, तो कितने हो जाएंगे 3600 हो जाएंगे, 3600। और 3600 को जब 6 को डिवाइड में लेकर आऊंगा तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 600 बचेंगे। तो y का मान यहां पर आपका 600 आ जाएगा। पॉइंट को बड़ा ध्यान से आपको रखना है ना, समझ करके प्लीज इस बात को समझेंगे कि अगर मैं यहां पर 100 रख रहा हूं तो मतलब ऐसा हो कि 600, 700 या 500 इस तरीके से आ जाए, इससे ऊपर ना जाए, इस तरीके से हमें पॉइंट रखने हैं। और कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट। अगर मैं यहां पर इस x का मान, अगर मैं इस y का मान 500 रखता हूं, कोई सा भी आप रख सकते हैं, 500 जब मैं रखता हूं तो 6 5 30, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। 3000 को इधर लेकर जाऊंगा तो 3900 में से 3000 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा 900 बचेगा। 900 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा सर 300 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका y का मान x का मान 300 आ जाएगा। पॉइंट क्या हो गए, पॉइंट हमारे 100, 600, और इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट बनेंगे दूसरे वाले 300, 500। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है सर। अब मैं दूसरी वाली इक्वेशंस की ओर चलता हूं और गया आपके स्क्रीन पर। अब x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 1300, आसान है, इजी कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे बिल्कुल आसान वे में समझ सकते हैं, मैं समझा दूंगा आपको। इक्वेशन लिखने के बाद बॉक्स बनाते हैं और इस तरीके से 6 खाने बनाते हैं इसमें, और ये x का मान, ये y का मान। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 100 रखता हूँ, अगर मैं x की जगह इसमें 100 रखूँगा, 100 रखूँगा, उधर लेकर जाऊँगा, 1300 में से 100 को माइनस करूँगा, 1200 बचेगा, और 1200 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 400 आ जाएगा। तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 400 आ गया। अरे इतना तो कर सकते हैं ना भाई, यस एंड नो कर सकते हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं। अगर मैं y का मान 500 रखता हूँ और 500 रखने के बाद y का मान 5 या 1500 उधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर आपका 1300 माइनस 1500 माइनस के 200 बचेगा। कितना बचेगा भाई, अगर मैं y का मान यहाँ पर 500 रखता हूँ, सौ और 600 आ गए, हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर 300 रखने पर 500 आ रहा है, अगर मैं 300 रखता हूँ यहाँ पर 300x की जगह, उधर लेकर जाता हूँ तो 100 आ जाएगा। तो इसको तो कटेगा ही नहीं भैया। इसको देखिए इसमें गलत दिखाया गया है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस y की जगह, अगर मैं y की जगह अगर मैं 400 रख दूँ, y की जगह अगर मैं 400 रख दूँ या 300 भी अगर रख देता हूँ y की जगह, 3 या 900, 900 जाएगा उधर, तो 1300 माइनस 900 कितना हो जाएगा 400। बहुत आसान है। तो जब मैं y की जगह कितना रखता हूँ, 400 रखता हूँ, 1200 रखता हूँ, 400 जब मैं y की जगह रखता हूँ, थोड़ा सा इसको काटता हूँ यहाँ से, अगर मैं y की जगह 400 रख देता हूँ, नहीं 400 रखने से क्या फ़ायदा होगा फिर, 400 रखने से क्या फ़ायदा होगा फिर, अगर मैं यहाँ पर कितना रखूँ भाई, 3 दूनी 6, 600 रख दूँ, बताओ कितना रखना चाहिए भाई मुझे, 200, 3 दूनी 6, तो 700 बचेगा इस तरीके से। चलिए किसने कहा, कृष्णा ने कहा है। कृष्णा अगर मैं इस y की जगह, इस y की जगह 200 पुट कर देता हूँ, 200 रख देता हूँ, 200, तो मुझे बताओ ज़रा कि जब 200 रखने के बाद 2 या 6, 600 उधर जाएगा, 1300 माइनस 600, 700 बचेगा, यानी x का मान 700 आ जाएगा। चलिए इनकी बात मान ली,
अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं आप। आइए करते हैं अब हम ग्राफ पे इसको व्यक्त। एक ग्राफ लेते हैं, और इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं ज़रा फटाफट अंदाज में। 1 2 3 4 5 6 7, सातों पॉइंट। और इस तरीके से ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। इस तरीके से ये वाले बड़े डिफ़िकल्ट पड़ते हैं भाई। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6 और ये के 7। इस तरीके से 1 पॉइंट, ये हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6 और एक 7। इस तरीके से। तो अब इनके पॉइंट हमें इसके हिसाब से ही रखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर 100 रखता हूँ तो ये 200 इस तरीके से, ये 300 आपका आ जाएगा, ये आपका 400। अगर आपके पास ग्राफ वाला पेपर है तो शायद उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाए, एग्जैक्ट। ये हमारा 400 500 हो जाएगा, और ये 600 हो जाएगा, और ये हमारा 700 हो जाएगा, है ना। और ठीक इसी प्रकार ये हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इस तरीके से माइनस के 100 और माइनस के 200 और माइनस के 300 और माइनस के 400 और माइनस के 500 और माइनस के 600 और माइनस के 700। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 100 और माइनस के 200 और माइनस के 300 और इस तरीके से माइनस के 400, माइनस के 500 और माइनस के 600 और माइनस के 700। इतना हमने ग्राफ बना दिया। अब हम चलते हैं पॉइंटों की ओर। हाँ सर, पॉइंट की ओर चलते हैं। 100,600, सबसे पहले 100,600 देखते हैं ज़रा कहाँ आता है। तो चलेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई चलेंगे, यानी 600 चलेंगे वाई एक्सिस पे। तो ये रहा, और ठीक सीध में जब जाएंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएंगे, ये रहा 600। तो इसका मतलब ये रहा आपका पॉइंट। क्या है इसका मान? इसका जो नाम है वो 100,600 है ना। इस पॉइंट को मैंने इस तरीके से पॉइंट कर दिया। अब मैं चलता हूँ दूसरे वाले कोऑर्डिनेट की ओर। 300,500, 300,500, 300 चलूँगा ऐसे, ये रहा 300। 500 चलूँगा ऊपर की ओर, यानी ये जाऊँगा ऊपर की ओर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और इस तरीके से ये रहा, और ये आ गया आपका 500। ये आ गया आपका 500। मैं इन दोनों को क्या करूँगा, आपस में मिला दूंगा, इंटरसेप्ट करा दूंगा आपस में। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच दी। और अगर ज़्यादा इसको और तुम्हें वेरीफाई करना है तो इसके ऊपर इस इक्वेशंस को भी आप लिख सकते हैं। इक्वेशंस को बाद में लिखेंगे, पहले हम एक अगली लाइन में देख लेते हैं। ये हमारा 100,400 है। तो चूंकि मैं थोड़ा सा 100,400 देख लेता हूँ। 100 ये रहा, 400 जाएंगे ऊपर की ओर, यानी ये रहा 100,400 ये रहा। और इस तरीके से आपका 100,400 और दूसरा क्या है 700,200। ठीक है, तो 700,200 देखते हैं ज़रा। सात सौ चलेंगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर चलेंगे वाई एक्सिस पे कितना 200। तो इस तरीके से ये रहा भाई आपका, ये रहा, ये रहा। और 100,400 किधर है? 100 चले ऐसे, और ये रहा। इन दोनों को मिला देंगे आपस में, इन दोनों को आपस में आप मिला देंगे ना। बस दोस्तों, और यहाँ ये ध्यान रखना, ये पैरेलल नहीं है, इसको समांतर मत समझना। देखिए ये थोड़ा सा इधर ज़्यादा गैप है, इधर कम गैप है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर आगे की ओर तरफ बढ़ाएंगे
तो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर जाएंगे। इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो वो लिखने वाली बात नहीं, समझाने वाली बात है सिर्फ, और कुछ इसमें नहीं है। आप मुझे बताओ बातें एकदम क्लियर हुई आपकी या नहीं? किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट वाली बात? कृष्णा, अंशिका, स्नेहा, शोभित, स्मिता, रतन, नूर, अजमी, शोभित, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई। नो सर, क्लियर है सर। ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व, सारी चीजें आसान है। अर्पित बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, 3 क्वेश्चन। तो मान लेते हैं, देखिए यहां पर पहले पढ़ते हैं कि अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपए 160 था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिएगा। वेरी, यानी बहुत आसान है, इजी है। तो मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, यानी 1 किलोग्राम एप्पल का मूल्य, सेब का मूल्य इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कितना, x रुपए। ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है हाँ एक और मानना पड़ेगा ना, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स, यानी 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y मान लेते हैं, y मानने के बाद वो ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब, क्योंकि हमने कितना माना, 1 किलोग्राम को x माना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन 2 से x की मल्टीप्लाई कराएंगे 2x, यानी 2 किलोग्राम की बात हो रही है। और 1 किलोग्राम अंगूर, इन दोनों को मिलाएंगे, अंगूर का जो मूल्य है y रुपये माना, तो प्लस के y करेंगे और इजिकल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 160 था, ये कह रहा है 160 था, 160। तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन के 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, क्योंकि सेब का मूल्य कितना है, x है। तो मुझे बताओ कि 1 महीने बाद की बात हो रही है, 4 किलोग्राम सेब यानी 4x है ना, 2 किलोग्राम अंगूर यानी प्लस के 2y और कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो इज इक्वल्स टू आपका ये 300, और इस तरीके से इक्वेशन 2 आ जाएंगे। दोनों इक्वेशनों को 2 पॉइंट निकालेंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे फटाफट अंदाज में। जरा मुझे बताओ, इस वाले क्वेश्चंस को तो कर सकते हैं ना इजीली, या नो? यस एंड नो, जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में, या करके दिखाऊं इसको भी? चलिए इसको फटाफट अंदाज में मैं कर ही देता हूं आपके सामने, ताकि और क्लियर हो जाए आपका। 2x प्लस के y इज इक्वल्स टू 160, इससे 2 पॉइंट निकालता हूं, और यहाँ पर आपका इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पर ये x और ये y। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 50 पुट करता हूँ, x की जगह 50 दूनी 100, उधर जाएगा 160 माइनस 100, 60 बचेगा, तो y का मान 60 आ जाता है। और अगर मैं y का मान 40 रखता हूँ, इस y की जगह 40 रखता हूँ, उधर जाएगा तो 160 माइनस 40 कितना बचेगा, 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका x का मान 60 आ जाएगा, निकाल दिए। और इसी प्रकार दूसरी वाली इक्वेशन 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 300, और एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के देखिए कितना बुरा बॉक्स बना है यार ये, इस बॉक्स को देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा। सर दूसरे वाले पेन से बनाओ तभी तो अच्छे बनेंगे ना। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई ऊपर वाले के कंपैरिजन में, ये x ये y। और अगर मैं यहाँ पर x का मान 50 रखता हूँ, x का मान 50 रखता हूँ, तो 5 चुक 20, 200, उधर जाएगा 300 माइनस 200, 100 बचेगा, और डिवाइड करूंगा 2 से तो 50 बचेगा, तो y का मान भी 50 आ जाएगा। और अगर मैं x का मान 60 रखता हूं, तो 6 चौक 24, 300 माइनस 240, 60 बचेगा, 2 से डिवाइड करूंगा 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 30 आ जाएगा। दोनों पॉइंट आपने निकाले, 50, 60
और इस तरीके से 60,40 है ना, और इस तरीके से 50,50 और इस तरीके से 60,300। ग्राफ पर करते हैं वयक और अब चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। फटाफट अंदाज में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। बस दो दो बनाते हैं, क्योंकि प्लस में दिए हुए हैं सब, माइनस में दिया हुआ कोई भी, बस प्लस में बनाते हैं। ये आपका क्या है, इसको आप मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60। सबसे पहले कौन सा वाला पॉइंट भाई, 50,60, 50,60, 50,60। 50 जाएंगे एक्स एक्सिस पे, ये रहा। 60 जाएंगे ऊपर की ओर, यानी ये रहा आपका 50,60। इस वाले पॉइंट पे डॉट कर देंगे इसमें। और उसके बाद में दूसरा जो है हमारा 60,40, 60,40। 60 जाएंगे ऐसे और 40 जाएंगे ऊपर की ओर, ये रहा आपका। इन दोनों को आपस में मिला देंगे, लाइन बन गई एक आपकी। और दूसरे वाला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर 50,50, 50 जाएंगे हम इस तरीके से और 50 जाएंगे ऊपर की ओर, यानी ये रहा पॉइंट हमारा 50,50। ठीक है। और दूसरा वाला कितना है भाई, 60,30। 60 जाएंगे ऐसे और 30 जाएंगे ऊपर की ओर, ऐसे करके 30। तो हो सकता हो कि इसका कोई सॉल्यूशन ना हो, या हो सकता है सॉल्यूशन हो इसका। हाँ हो सकता है भाई। तो आपने इस तरीके से इसको दिखा दिया, और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट वाले सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी बहुत अच्छे तरीके से।